दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा। वहां पर एक थाना पड़ता है बेगपुर। वहीं पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम दादरपुर है। दादरपुर के रहने वाले जिनका नाम पप्पू महाराज है, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। पप्पू महाराज जो है वो एक सहयोगी पाठक बाबा को, वो बाबा पाठक के नाम से भी मशहूर थे, उनको वो फोन करते हैं और कहते हैं मुझे अपने गांव में कथा करानी है, भागवत कथा करानी है। तो अगर आप किसी अच्छे कथावाचक को जानते हैं तो जरा मुझे आप बताइए। अब पाठक बाबा जो होते हैं, दरअसल वो यहाँ वहाँ आस पास गाँव में कई इलाकों में वो कथावाचक को जानते हैं जो कथा कहते हैं। बहुत सारी कथाएं जो है उन्होंने सुन रखी है। और तो उसके बाद से जो पाठक बाबा होते हैं वो पप्पू महाराज से कहते हैं, ठीक है, मैं आपको एक कथावाचक का नंबर देता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। अब उसके बाद से इन दोनों के बीच में जो बात है वो तय तमाम हो जाती है। और उसके बाद से पाठक बाबा जो होते हैं वो पप्पू महाराज को एक कथावाचक का नंबर देते हैं। तो पप्पू महाराज जब उस कथावाचक का नंबर मिलता है तो उसके नंबर पे फोन करते हैं और उस कथावाचक से कहते हैं कि दरअसल मैं दादरपुर गांव से बोल रहा हूँ और 21 से 29 जून तक हमारे गांव में भागवत कथा होनी है। अगर आपके पास समय हो तो समय निकाल कर आप हमारे गांव आ जाइए। अब इधर से जो फोन पर बात कर रहा था, जिसका नाम मुकुटमणि शास्त्री था, जो कानपुर का रहने वाला होता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं 21 से 29 जून को आपके गांव आ जाऊंगा और आप मेरी रहने खाने की व्यवस्था जो है आप अपने घर पर कहीं करा दीजिएगा। पप्पू महाराज आश्वासन देते हैं कि ठीक है, आपकी जो भी रहन सहन की चीजें होंगी, खाने पीने की चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, हम आपको उपलब्ध करा देंगे और एक आपके सोने बैठने विश्राम करने के लिए एक जगह भी, एक कमरे की व्यवस्था भी कर देंगे। उसके बाद से इन दोनों का जो संपर्क है टूट जाता है। इधर पप्पू महाराज जो होते हैं वो अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि उनके गांव में बहुत बड़ी भागवत कथा होनी थी, जिसका समय रखा गया था 21 से 29 जून तक की जो कथा थी वो चलनी थी। इधर मुकुटमणि शास्त्री वो अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं और उनके जो दो सहयोगी होते हैं, एक का नाम संत राम सिंह यादव होता है और एक जो उनके दूसरे साथी थे जिनका नाम श्याम कठेरिया होता है। श्याम कठेरिया जो थे वो आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो अंधे होते हैं, लेकिन वो ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे। इनका एक ग्रुप था, तीनों मिलकर हर गांव में कथा कहते थे। कथा करने के बाद से जो भी इनको दक्षिणा मिलती और दक्षिणा लेकर वो अपने घर चले आते। एक तरीके से कहा जाए तो इनकी ये रोजी रोटी थी। लेकिन मुकुटमणि शास्त्री को ये नहीं पता था कि जिस गांव में वो कथा कहने के लिए जा रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो उनका जो नाम है वो जिंदगी भर के लिए डुबा जाएगी। अब मुकुटमणि शास्त्री जो है वो दादरपुर गांव में पहुंचते हैं। वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, खाने पीने का इंतजाम होता है और इधर मुकुटमणि जो होते हैं वो कथा कहने लगते हैं। इनकी कथा जो थी सुनकर और भी दूर दूर से लोग आते हैं। जिस गांव में वो गए हुए थे, दादरपुर गांव में, वहां पर 103 ब्राह्मणों का परिवार रहता है। अब उसके बाद से ये पूरा दिन जो है वो कथा कहते हैं और उसके बाद से पप्पू महाराज आते हैं और कहते हैं कि अब आप थक गए होंगे, भोजन लग रहा है, आप भी भोजन कर लीजिए। अब भोजन करने के बाद से रात भी हो चुकी है, मैंने आपके विश्राम करने का एक जगह इंतजाम कर दिया है, आप खा लीजिए। तो मैं आपको आपका क्वार्टर दिखा देता हूँ जहां मैंने आपकी रुकने की व्यवस्था की है। अब उसके बाद से वहीं पर कुछ लोगों को पता नहीं ऐसी क्या आशंका होती है, लोग भीड़ में कानाफूसी करने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कथावाचक है ये ब्राह्मण जाति का नहीं लग रहा है। अब ये सुनना था कि वहां पर धीरे धीरे ये जो बात है वो फैलने लगती है पूरे भीड़ में। अब उसके बाद से हर कोई सिर्फ यही बातें कर रहा है कि आखिर में इसकी जाति क्या है। अब जब ये जो बात है एक आदमी से होते होते कई आदमियों के बीच में पूरी भीड़ में फैल जाती है, तो उसमें से ये जो बात है पप्पू महाराज तक भी जाती है, जिन्होंने कथावाचकों को अपने गांव में बुलाया था कथा कहने के लिए। अब उसके बाद से पप्पू महाराज जो होते हैं ये बात कंफर्म करने के लिए ये पाठक बाबा को फोन करते हैं। ये पाठक बाबा से बात करते हैं कि क्या जो आपने जो कथावाचक को भेजा है उनकी जाति क्या है। अब उसके बाद से जो पाठक बाबा होते हैं कहते हैं कि मुझे भी तो ये नहीं मालूम। अब उसके बाद से ये सब हो ही रहा था कि तभी भीड़ में ये जो बात है बहुत तेजी से बढ़ जाती है
ऐसा लग रहा था कि भीड़ जो है बिल्कुल उत्सुक हो जाती है केवल कथावाचक की जाति जानने के लिए। अब उनको ये मतलब नहीं होता है कि जो कथावाचक है वो कितनी अच्छी कथा कह रहा है। अब उनको ये मतलब था कि आखिर में जो कथावाचक है उसकी जाति क्या है। अब उसके बाद से इतना ही जब ये बात जो है पूरी भीड़ में सबको मालूम हो जाती है तो तभी जो है उसमें से 4 लड़के निकलकर सामने आते हैं। और ऐसा लग रहा था कि जो 4 लड़के थे उन्होंने पूरी गांव की जिम्मेदारी ले रखी थी, अपने कंधों पर उठा रखी थी। वो उससे पूछते हैं कथावाचक से कि पहले ये सब छोड़ो, चाचा ये बताओ कि तुम्हारी जाति क्या है। इतने में जो कथावाचक होते हैं वो भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आज तक तो कभी किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या पाप हो गया। वो फिर कथावाचक जो होते हैं वो उस लड़के से कहते हैं, बेटा ऐसा क्या हो गया, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, कथा कहने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। लड़का है इतने में उनका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि बता तेरी जाति क्या है। अब वो और ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद से वो कुछ बोलते ही, वो कुछ कहते ही कि जो लड़के होते हैं वो आक्रामक तरीके से उनको मारने लगते हैं। उसके बाद से इतने में ही दूसरा लड़का जो होता है उनके पैंट से वो आईडी प्रूफ निकालता है जिसमें लिखा होता है, उनका नाम लिखा होता है और उनकी जाति लिखी होती है। उसमें जो उतने में लड़के समझ जाते हैं कि दरअसल ये ब्राह्मण जाति का नहीं बल्कि ये यादव जाति का है। अब उनका जो गुस्सा था और भीड़ वालों का गुस्सा था वो बहुत ज्यादा आक्रामक रूप ले लेता है। अब लड़के जो चारों होते हैं, एक एक लड़कों का मैं आपको नाम बता दूं। एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल की होती है जिसका नाम आशीष होता है। एक लड़का जिसकी उम्र 19 वर्ष की होती है उसका नाम उत्तम होता है। 24 वर्ष का मनु। अब ये जो तीनों लड़के होते हैं कथावाचक को पीटने लगते हैं। एक लड़का उनका कुर्ता फाड़ देता है और उसके बाद से उनकी वो आईडी चेक करता है तो देखता है कि कथावाचक जो है वो यादव जाति का है, अब इतना ही सुनना था कि लोग और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और कथावाचक को पीटने लगते हैं। और उसके बाद से लोग यही कह रहे थे, उसके बाद से वो कथावाचक से ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यादव जाति के हो के कैसे तुम ब्राह्मणों वाला काम कर सकते हो, कैसे तुम ये काम कर सकते हो। ये केवल कथा कहने का अधिकार जो है वो केवल ब्राह्मणों को है। तुम कैसे यादव जाति के होके, नीच जाति के होके, छोटी जाति के होके तुम कैसे कथा कह सकते हो। और उसके बाद से वो इतना कहकर वो कोई उन्हें जूतों से पीट रहा है, कोई उन्हें चप्पल से पीट रहा है। और उसके बाद से इतने पर भी उनका मन नहीं भरता है तो वो उसके बाद से वहां पर अस्तूरा लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुमने चोटी रखी है, तुम्हें चोटी रखने का अधिकार नहीं है। जो चोटियां है ये तो बड़ी जाति के लोग रखते हैं, ब्राह्मण जातियों को चोटियों रखने का अधिकार है। अब उसके बाद से वहीं पर वो उनकी चोटियां जो है पूरे समाज के सामने उनकी चोटियों को काट दिया जाता है। और इतने पर से भी जब उन मंचलों का मन नहीं भरता है तो फिर वो उनको टकला कर देते हैं और उसके बाद से उनको बंधक बनाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके पास जो भी पैसे रहते हैं वो उन पैसों को छीन लेते हैं। और उसके बाद से वहां पर एक महिला होती है, जो महिला निकलकर सामने आती है वो भी कथावाचकों से ये कहती है कि तुम एक काम करो कि तुम मेरे पैर में गिरकर मुझसे माफी मांगो। अब कथावाचक जो होता है क्योंकि उसको अपनी जान बचाने का खौफ होता है वो इसलिए उसके महिला के पैरों में गिर जाता है, जिस महिला का नाम होता है दोस्तों निक्की, जिसकी उम्र 30 साल की रहती है। वो उसके चरणों में गिरकर माफी मांगता है लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसे माफी नहीं मांगनी है, तुम नाक रगड़ो और मुझसे माफी मांगो। अब वो जो कथावाचक होता है वो अपनी जान बचाने के लिए उस महिला के आगे नाक रगड़ता है। अब उसके बाद से वो उनको जी भर के पीट लेते हैं। फिर वहां पर कुछ बुजुर्ग आते हैं जो बीच बचाव करते हैं और उसके बाद से मारपीट इनको मारने पीटने के बाद से इनको इनके गांव भेज दिया जाता है। और उसके बाद से दोस्तों ये जो कथावाचक होते हैं वो अपने गांव लौट आते हैं क्योंकि इनकी जो इज्जत थी बिल्कुल लुट जाती है। इनका मान मर्यादा जो है एक समाज के द्वारा, एक ब्राह्मण समाज के द्वारा इनकी इज्जत को तरोतार कर दिया जाता है। और उसके बाद से इनकी वीडियो भी बनाई जाती है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। अब जैसे ही ये वीडियो जो है इनकी पिटाई की, इनकी चोटी काटने की और इनको मुंडन करने की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, यूट्यूब से लेकर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा कोई सोशल मीडिया ऑनलाइन नहीं था जहां पर इनकी वीडियो जो है वो वायरल नहीं हो रही है। उसके बाद तमाम जो मीडिया कर्मी होते हैं वो गांव पहुंचते हैं और इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद
ये जो है उसके बाद से ये जो घटना है वो राजनीति का रूप ले लेती है। इस पर अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण समाज को तंज कसा। इस पर हर जाति के लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको नहीं लगता है कि सरकार को जाति ही खत्म कर देनी चाहिए? आखिर में ये कैसी लड़ाई है कि एक मनुष्य जो है मनुष्य से केवल जाति के आधार पर वो उससे भेद कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है। कभी हमने ये एक दौर भी देखा था जहां पर काले गोरे में अंतर हुआ करता था, काले गोरे में युद्ध हुआ करता था। आज हमारे समाज में जातियों की लड़ाई हो रही है कि कौन सी जाति जो है सर्वश्रेष्ठ है। आज जो ब्राह्मण जाति है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना, आज जो ब्राह्मण जाति है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाती है और दूसरी जाति को वो नीचा समझती है। दोस्तों, हम इतना पढ़ लिख कर इस समाज में क्या करेंगे कि हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आज हम जाति में फंस कर रह गए हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे मुद्दे पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए।